बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 2 बहुपद या पोलिनोमियल, जिसका अंग्रेजी अनुवाद है पोलिनोमियल। भाग 1 में हम चर्चा करेंगे बहुपदों के परिचय की। देखिए बच्चों, बहुपद हमने कक्षा 8 और कक्षा 9 में भी पढ़े हैं। तो पहले हर अध्याय की तरह मैं क्या करूँगा, आपके पूर्व ज्ञान को इस नवीन ज्ञान के साथ जोड़ने का प्रयास करूँगा। अर्थात हम पहले जो सीखी गई बातें हैं पहले उनकी एक बार चर्चा करेंगे, फिर हम नवीन ज्ञान को जोड़ते हुए चलेंगे। अपनी कॉपी और पेन लेके तैयार रहिए बच्चों। जो भी डेफिनेशन, जो भी शब्दावली मैं आपको बताऊं, आप उसको नोट कीजिए, समझते हुए नोट कीजिए बच्चों, ठीक है। देखिए, सबसे पहली जो शब्दावली है वो है चर। चर या वेरिएबल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, क्या होते हैं? देखिए बच्चों, कुछ ऐसी राशियां या ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका मान प्रश्न में दी गई शर्तों पर निर्भर करता है। कैसे? जैसे यहाँ एक कोई संख्या है x, इसमें 4 जोड़ने पर 10 आता है। तो पहली शर्त क्या है? किसी संख्या में 4 जोड़ने पर 10 आना चाहिए। तो वो संख्या क्या हो जाएगी? वह संख्या आपको पता चल गया कि वह संख्या हो जाएगी 6। लेकिन अब मैं शर्त बदलता हूँ, किसी संख्या में 4 जोड़ने पर 20 आना चाहिए। तो अब वह मैंने कहा वही है, किसी संख्या में 4 जोड़ने पर 10 आना चाहिए, लेकिन शर्त जब मैंने बदल दी कि किसी संख्या में 4 जोड़ने पे 20 आना चाहिए, तब देखिए वह जो संख्या, यहाँ जो संख्या है x, इसका मान अब हो गया 16। तो जैसे ही मैंने शर्त बदली, इस x का मान 6 से बदल गया और कितना हो गया? 16। ऐसे ही अगर आप कोई और शर्त बदलोगे तो और अन्य मान आ जाएंगे। तो ऐसी अज्ञात राशियां, मैंने कहा किसी संख्या में 4 जोड़ने पर, तो ऐसी अज्ञात राशियां जिनका मान प्रश्न में दी गई शर्त पर निर्भर करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? चर राशियां कहते हैं। चर जो राशियां होती है उनको हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों जैसे एक्स वाई जेड आदि से दिखाते हैं। लेकिन ये बात कब है? सामान्यतः जनरली हम छोटे अक्षरों से दिखाते हैं। हम बड़े अक्षरों से भी दिखा सकते हैं या किसी और सिंबल से भी दिखा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ये बोलूं कि ट्राइंगल प्लस 4 इक्वल टू 10, तो ट्राइंगल इज व्हाट? 6। तो यहाँ वेरिएबल क्या है? ट्राइंगल। तो हम सिंबल्स से भी दिखा सकते हैं, लेकिन जनरली सामान्यतः हम किससे दिखाते हैं? एक्स वाई जेड ए बी सी, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से। मेरी बात आपको क्लियर हो गई ना? चर किसे कहेंगे? चर अज्ञात राशियां होती हैं जिनका आपको पता नहीं है, जिनको आपको मानने की जरूरत पड़ती है, उनको हम कहेंगे चर या वेरिएबल। फिर देखिए अचर राशियां। ये कैसी राशियां होती हैं? अचर या कॉन्स्टेंट्स। देखिए बच्चों, प्रश्न में कुछ ऐसी भी संख्याएं होती हैं, ऐसी भी राशियां होती हैं जो हमें पता होती है। जैसे कि अभी मैंने कहा x प्लस 4 बराबर 10, तो ये तो अज्ञात है, चर हो गया। 4 का मतलब और 10 का मतलब हम समझते हैं कि कितना होता है। 4 किस मात्रा को कहते हैं, 10 किस मात्रा को कहते हैं, हम अच्छे से जानते हैं। इनका मान कभी भी बदलता नहीं है। हमारे यहाँ या फिर कहीं अमेरिका चले जाओ, ब्रिटेन चले जाओ, 4 का मतलब तो 4 ही रहता है, ठीक है। मेरे हाथ में कितने मार्कर हैं? आप बोलेंगे 1। अगर अब मैं इसको हिमालय पे ले जाके पूछूं मेरे हाथ में कितने मार्कर है, तो भी 1 ही रहने वाला है। तो ये ज्ञात राशियां हैं, 1 2 3 संख्याएं जो हैं हमारी, वो ज्ञात राशियां हैं। इन ज्ञात राशियों को हम क्या कहते हैं? अचर या कांस्टेंट। सामान्यतः ये संख्याएं ही होती है, जितनी भी संख्याएं हैं सब हम किस में लेते हैं? अचर में लेते हैं। लेकिन कभी कभी बच्चों हम बीजीय जो राशियां हैं जैसे कि x a b c, ये भी क्या हैं? इनको भी एज ए कांस्टेंट, अचर के रूप में प्रयुक्त कर लेते हैं। जब हम व्यापक समीकरण बनाते हैं, जैसे कि आपको याद होगा कि सरल रेखा का व्यापक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और यहाँ पर ये चर तो x और y हैं, लेकिन a और b और c क्या है? कोई वास्तविक संख्या है। इसका मतलब ये अचर है। तो मैंने सिर्फ ये कहा है कि अचर को सामान्यतः संख्याएं होती हैं, लेकिन हम कभी कभी जब व्यापक समीकरण लिखते हैं तो ये ए बी सी एक्स वाई जेड, इनसे भी हम किसको दिखाते हैं? अचरों को दिखा सकते हैं।
चर भी समझ में आ गया, अचर भी समझ में आ गया। चर क्या होते हैं? अज्ञात राशियां, और अचर क्या होते हैं? ज्ञात राशियां। अचर ज्ञात, चर अज्ञात, ठीक है। जो अचर होगा, वेरिएबल जो होगा बच्चों, उसका मान प्रश्न में दी गई शर्त पर निर्भर करेगा, जबकि अचर जो है, जो कांस्टेंट है, उनके मान प्रश्न में दी गई शर्त पर निर्भर नहीं करते हैं। समझ में आ गई दोनों शब्दावली। फिर देखिए, अगर मैं किसी समय चर और अचर दोनों को मिलाकर लिख दूं तो ऐसी जो नवीन राशियां मिलेगी, इन्हें हम कहेंगे बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक समझते हैं आप? जैसे कि 1/x + 3, ये क्या है? बीजीय व्यंजक। क्यों? क्योंकि इसके अंदर चर भी है, अचर भी है, ठीक है। तो चर या अचर दोनों से मिलकर, दोनों भी हो सकते हैं, एक अकेला भी हो सकता है, जैसे कि 9 ABC, ये एक क्या है? बीजीय व्यंजक है। अब आप बोलेंगे कि सर इसके अंदर कांस्टेंट तो हमें नहीं दिख रहा, लेकिन नहीं होगा तो भी। अच्छा, 5 ये भी क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। तो जो चर होते हैं वो भी बीजीय व्यंजक होते हैं, अचर होते हैं वो भी बीजीय व्यंजक होते हैं, और दोनों को मिला लोगे तो भी क्या बनेगा? बीजीय व्यंजक बनेगा। समझ में आ गया? अब देखिए, बीजीय व्यंजक की परिभाषा अगर आपको समझ में आ गई है तो बहुपद की परिभाषा समझने में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, किसको बोलेंगे बहुपद? ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें प्रत्येक चर, जितने भी चर हैं, उन सब की घातें क्या हो? धनात्मक पूर्णांक। अध्याय 1 में मैंने आपको बताया था, धनात्मक पूर्णांक का मतलब प्राकृतिक संख्याएं। धनात्मक पूर्णांक का मतलब प्राकृतिक संख्याएं। अगर घात में ये दिख रही है, हर एक चर की घात ऐसी दिख रही है ना, तो फिर वो बीजीय व्यंजक क्या होगा? वो बीजीय व्यंजक आपका बहुपद कहलाएगा। बहुपद का अगर चर x है, अगर किसी बहुपद x में है, x में कोई बहुपद है, चर उसका x है, तो उसको px, fx, gx, rx आदि से दिखाते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? fx। लिखने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा बहुपद है जिसके अंदर चर राशि कौन सी है? x। अगर आपने लिखा gx, y, इसका मतलब ये एक ऐसा बहुपद है जिसमें दो चर हैं x और y, ठीक है। अगर आपने लिखा r a, b, c, तो इसका मतलब क्या है? ये एक ऐसा बहुपद है जिसके चर कितने हैं? 3, a, b और c। समझ में आ गई आपको बात कि चर को, बहुपद को कैसे दिखाएंगे? px, fx, gx, rx है। और होता क्या है बहुपद? बीजीय व्यंजक, अर्थात इसमें चर और अचर दोनों राशियां होंगी, लेकिन जो चर राशियां होंगी उन सभी की घातें कैसी होनी चाहिए? धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। आइए इस पर हम क्या करते हैं? एक उदाहरण करते हैं बहुपद की परिभाषा पर, ताकि परिभाषा हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, निम्न बीजीय व्यंजकों के लिए जांच कीजिए कौन बहुपद हैं अथवा कौन बहुपद नहीं है। यहाँ कुछ आपको क्या दिए गए हैं? बीजीय व्यंजक मतलब चर और अचर राशियों को मिलाकर एक नई राशियाँ बनाई गई हैं। फिर उनके लिए आपको जांचना है कि ये बहुपद है या नहीं। तो कैसे जांचेंगे, क्या प्रोसेस होना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। 4x + 2। पहले तो इसमें देखिए चर कौन से हैं? चर राशियां अज्ञात कौन सी है? 4 का पता है, x आपको पता नहीं क्या होता है, तो एक x है और 2, ठीक है। तो चर राशि कितनी है? x। एक ही चर है x, उसकी घात अगर आप देखें तो x पे कोई घात नजर नहीं आ रही, इसलिए x की कितनी घात है? 1। ये जो घात आपको दिखी है 1, क्या ये धनात्मक पूर्णांक है? बिल्कुल ये धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए ये जो बीजीय व्यंजक है इसके लिए आप बोलेंगे कि भाई तू तो बहुपद है। क्यों? क्योंकि तेरे पास ऐसे ही चर है जिनकी घातें धनात्मक पूर्णांक है। अगला देखें, यहाँ पर जो चर है y है, इसमें चर आपको y नज़र आ रहा है, y है अज्ञात राशि, और y की अगर घातें देखें, अगर इसकी घातों की मैं बात करूं तो इस पद में जो है y की घात 2 है,
इस पद में y की घात 1 है, तो y की घातें जो हैं कितनी हैं, 1 2, ये सभी घातें धनात्मक पूर्णांक है ना, तो ये भी क्या है, बहुपद है। ये भी क्या हो गया, बहुपद हो गया, क्वालिफाई कर गया बहुपद होने के लिए। ठीक है, ऐसे ही इसमें देखिए चर राशि तो कौन सी है, x, और घातें अगर मैं देखूं तो इस पद की घात है 3, इस पद में x की घात है 2, यहाँ x की घात है 1, और ये सारी घातें कैसी हैं, धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए ये भी क्या है, बहुपद। देखिए इसकी घात देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी घात 2 की घात इसमें क्या है, 2 की घात है 1/2, रूट का मतलब होता है घात 1/2, लेकिन हम किसकी घात देख रहे हैं, सिर्फ चर की घात देख रहे हैं, अचर की घात से हमें कोई लेना देना नहीं है। क्वालिफाइड है ये बहुपद होने के लिए, तो ये लो ये भी क्या है, बहुपद है। तीनों अभी तक क्या है, बहुपद है। आगे देखिए इसमें अगर देखें चर की घात 6, चर है u की घात 4, u की घात 2, u की घात 1, तो ये सारी की सारी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए ये भी बहुपद है। फिर आगे देखिए यहाँ पर 1/x-1, तो यहाँ अगर आप देखें तो चर जो है प्यारे बच्चों x है, और x की घात दिख तो कितनी रही है, दिखने को x की घात अभी आपको 1 ही दिख रही है, लेकिन क्योंकि ये जो व्यंजक है किस में लिखा हुआ है, हर में लिखा हुआ है, तो जिस दिन आप इसको अंश में लेके जाएंगे, जिस दिन आप इस 1/x-1 को हल करने जाएंगे, तो x की घातें आपको कैसी मिलेगी, ये मिलेगा x-1 की घात -1, और अब इसकी घातें कैसी मिल जाएंगी आपको, ऋणात्मक मिलेगी, ऋणात्मक घातें मिलने वाली है, और ऋणात्मक मिलते ही आप बोलेंगे कि ये बहुपद नहीं है। समझ में आ गया, बहुपद। यहाँ देखिए x की घात कितनी है, चर है x और उसकी घात है 1/2। अब 1/2 पूर्णांक तो नहीं होता, अरे गिनती में थोड़ी बोलते हैं 1/2, तो नहीं बोलते, तो इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है, लेकिन क्योंकि ये व्यंजक जो है अपने आप में हर में लिखा हुआ है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। तो एक दो चीज़ें आप याद रखेंगे कि घातें कैसी होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक, और जो अचर है जो चर है x y z, ये हर में नहीं होने चाहिए, किस में होने चाहिए, अंश में होने चाहिए, तभी हम उसको बहुपद कहेंगे, अदरवाइज बहुपद नहीं कहेंगे। तो किसी व्यंजक का बहुपद होना और न होना आपको पहचान में आने लगा। सिर्फ 2 गुण देखने हैं, जो चर हैं, मेनली तो एक ही जो चर हैं उसकी क्या है, घातें क्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। अगर वो चर किस में है, डिनोमिनेटर में है, हर में है, तो फिर वो बहुपद नहीं होगा, चाहे उसकी घातें आपको कैसे दिख रही हो, धनात्मक। लेकिन क्योंकि जिस दिन आप इसको ये जो संक्रिया करेंगे, एक में इसका भाग लगाएंगे, तो फिर ये कैसी आएंगी, ऋणात्मक घातें आएंगी, इस वजह से ये क्या है, बहुपद नहीं है। समझ में आ गया। अब देखिए बहुपद की घात क्या होती है। अभी हम जो चर्चा कर रहे थे वो चर की घात की कर रहे थे, चर की घात दिखाई है मैंने आपको, यहाँ पर ये चरों की घातें हैं 6, ये ठीक है। लेकिन अगर हम देखें कि बहुपद की घात किसे कहते हैं, तो देखिए बहुपद की घात उस चर की घात होती है, या उस पद में चर की घात होती है जिसमें घात क्या हो, चर की घात अधिकतम हो। जैसे आप इसको समझिए कि मैंने एक बहुपद लिख दिया, x की घात 25, 7x की घात 25 माइनस 8x की घात 44 प्लस 9x प्लस 100। तो यहाँ पर इसमें कितने पद हैं, पहले तो पद समझिए। पद कैसे देखते हैं, प्लस और माइनस के साइन से जो सेपरेट होते हैं उनको पद। तो देखिए इन दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा, माइनस का साइन लगा हुआ है, तो एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये और एक पद ये, कितने पद, 4। इस पद में x की घात कुछ भी नहीं है, इस पद में x की घात 1 है, इसमें x की घात 44 है, इसमें x की घात क्या है, 25 है। सबसे ज़्यादा कौन सी है, 44। तो इस बहुपद की घात क्या हो गई, 44। ठीक है, x की घातें तो अलग अलग हैं, चर की घातें तो अलग अलग
हो सकती हैं। किसी बहुपद में चर की घातें हर पद में अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उस बहुपद की घात क्या होती है? अद्वितीय होती है, यूनिक होती है, एक ही होती है। तो इस पूरे बहुपद की घात कितनी है? 44। आप ये नहीं कह सकते कि इस बहुपद की घात 25 भी है, 1 भी है, 0 भी है, नहीं। जिस पद में चर की घात सर्वाधिक होती है उस पद में चर की घात ही बहुपद की घात होती है। परिभाषा पढ़ लीजिए, किसी भी बहुपद में अधिकतम घात वाले पद की घात ही क्या होती है? बहुपद की घात होती है। तो आपको क्या करना है? बहुपद देखना है, अधिकतम घात वाला पद देखना है, उसकी जो घात होगी ना वही क्या होगी? बहुपद की घात। ठीक है, आइए इस पर एक उदाहरण कर लेते हैं ताकि हमें परिभाषा, बहुपद की घात की परिभाषा और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए, निम्न बहुपदों की घात लिखिए। तो इसमें इस पद में तो चर है ही नहीं, इस पद में चर की घात 1 है। तो बहुपद की कौन सा पद है? बहुपद की घात हो गई। बहुपद की घात किस पद में घात सर्वाधिक है? इस पद में घात सर्वाधिक है, इस पद में घात सर्वाधिक है, कितनी? 1। यही क्या हो जाएगी? बहुपद की घात। यहाँ देखिए, इस पद में घात कुछ भी नहीं है, चर ही नहीं है। इस पद में बहुपद के चर की घात 1 है, इसमें चरों की घात कितनी है? 2। तो सर्वाधिक घात वाला पद ये है, सर्वाधिक घात वाला पद ये है। तो इससे ही हम क्या लेंगे? बहुपद की घात लेंगे। और यहाँ से हम बोलेंगे कि बहुपद की घात कितनी है? 2। यहाँ से हम बोलेंगे कि बहुपद की घात कितनी है? 2। ऐसे आप देख सकते हैं, इस बहुपद की घात कितनी है? 3। इस बहुपद की घात कितनी है? 6। अब देखिए आगे, बहुपदों के प्रकार। बहुपद की घात पढ़ने के बाद में हम पढ़ने वाले हैं बहुपदों के प्रकार। घात आपको समझ में आ गई ना, कि किसी भी बहुपद के जितने पद होते हैं उनमें किसी ना किसी पद में क्या होगी? चर की अधिकतम घात होगी। वही घात क्या होती है? बहुपद की घात कहलाती है। अब देखिए, बहुपदों के प्रकार, यानी कि हम करने वाले हैं बहुपदों का वर्गीकरण। उनको बांटने वाले हैं अलग अलग कैटेगरी में। कैसे बांटेंगे भाई? 2 आधार हैं। या तो हम उसमें पदों की संख्या देख लें कि उस बहुपद में कितने पद हैं, या हम देख लें घात, उस बहुपद की घात कितनी है। तो देखिए, अगर एक ही पद वाला क्या है? बहुपद है, तो उसको एक पदीय बहुपद बोलते हैं। ऐसे ही 2 वाले को द्विपदीय, 3 वाले को 3 पदीय आदि, 4 वाले को 4 पद वाला बहुपद, 5 वाले को 5 पद वाला बहुपद। इंपॉर्टेंट क्या है? घात के आधार पर। अगर एक घात है, चर की सर्वाधिक घात 1 है, तो उसको बोलते हैं रेखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद। 2 घात है तो द्विघातीय बहुपद, 3 घात है तो त्रिघातीय बहुपद, 4 है तो 4 घात वाला बहुपद इत्यादि। ठीक है, अब देखिए, अगर कोई बहुपद कैसा है? रेखिक बहुपद है, रेखिक बहुपद है, तब उसमें एक चर की घात कितनी होगी? 1। तो ये और एक की जगह क्या नहीं होगा? 0। तो रेखिक बहुपद आपको हमेशा ax प्लस b के रूप में देखने को मिलेगा। रेखिक बहुपद आपको सदैव किस रूप में देखने को मिलेगा? ax प्लस b के रूप में। ये क्या है? इसका व्यापक रूप है। रेखिक बहुपद अगर आपको किसी दिन मानना पड़े तो आप कैसे मानेंगे? माना ax प्लस b क्या है? एक रेखिक बहुपद है। ऐसे ही द्विघात बहुपद का व्यापक रूप या मानक रूप हम देखें, द्विघात बहुपद, वो उसका रूप कैसा होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टाइप का, और ए की जगह 0 नहीं होना चाहिए। अभी चर्चा करेंगे कि ए की जगह 0 क्यों नहीं ले सकते। ठीक है, ऐसे ही अगर त्रिघातीय है, त्रिघाती बहुपद है, तो फिर उसका व्यापक रूप क्या होगा? वो होगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पर भी ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब मैं बताता हूँ कि ए की जगह 0 के लिए क्यों मना किया है। अगर आप ए की जगह 0 ले लेंगे प्यारे बच्चों, तो वो 0 एक्स क्यूब से गुणा होके सबको 0 कर देगा। यहाँ ये बचेगा ही नहीं, फिर ये कैसा हो जाएगा? द्विघाती बन जाएगा। किसी भी घात का अगर बहुपद है तो उसका गुणा, उसमें सर्वाधिक घात वाला तो आपको दिखना ही चाहिए, वो एक पद में चलेगा। लेकिन आपको
उस पद को जीरो नहीं करना है, सर्वार्धी घात वाले पद को जीरो नहीं कर सकते आप। अगर आपने उसी को जीरो कर दिया, जैसे अगर आपने यहाँ पर एक ही जगह जीरो रखा तो ये सिर्फ b बचेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, अचर। यहाँ इसको जीरो कर दिया तो यहाँ bx प्लस सी, तो ये रेखिक में बदल जाएगा, ये किस में बदल जाएगा, द्विघात में बदल जाएगा। तो यानी कि सर्वार्धिक घात वाले को आप क्या नहीं कर सकते, उसका गुणांक जीरो नहीं कर सकते। इसी को बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आ गया कि बहुपदों के प्रकार कैसे देखते हैं हम, रेखिक कैसे देखेंगे, घात के आधार पे कैसे देखेंगे, पदों के आधार पे कैसे देखेंगे, रेखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है। उदाहरण भी मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि 3x प्लस 3x माइनस 7 क्या है, रेखिक बहुपद। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, दो घात वाला। ऐसे ही एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये क्या है, 3 घात वाला। और भी आप अन्य अपनी मर्जी से उदाहरण दे सकते हैं। तो बहुपदों के वर्गीकरण से संबंधित जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं सब आपको समझ में आ गई। ये व्यापक रूप जो मैंने आपको बताए हैं ये भी आपको समझ में आने चाहिए, कि किसी दिन अगर आपको द्विघात बहुपद मानना पड़ जाए किसी प्रश्न में, तो आप ऐसे मानेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी और a इज़ नॉट इक्वल टू 0। समझ में आया बच्चों। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।